गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएल्केन्स। ठीक है, तो हैलोएल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो हैलोएल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस को हमने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी हैलोएल्केन्स जो है वो 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इन रिएक्शंस को हम कहेंगे एसएन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिनके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से क्या होगा, रिप्लेस होगा। नंबर 2 इज एलिमिनेशन रिएक्शन। नंबर 3 रिएक्शन विद मेटल्स। एंड नंबर 4 इज रिडक्शन। ठीक है, तो टोटल 4 टाइप के रिएक्शंस आपके हैलोएल्केन शो करते हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हैं ये 2 हैं आपके पास में। इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है आपकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। लाइक आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एज वेल इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी। ठीक है, तो इस लिहाज से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, विच इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए जो नेम है इस रिएक्शन का उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, किसी एक न्यूक्लियोफाइल को हमें दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी कि रिप्लेस करना है। यानी हमारे पास ऑलरेडी क्या है, हैलोएल्केन्स। हमने कोई भी एक एल्काइल हैलाइड यूज किया जिसकी रिएक्शन किससे होगी, न्यूक्लियोफाइल से। किससे होगी, न्यूक्लियोफाइल से। अब हमने जब इसकी केमिकल रिएक्शन स्टडी करनी है तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि एलोएल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स के अंदर आपका कार्बन बॉन्ड एक्स होगा। इसके नेचर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी हाई होती है, हैलोजन की, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्ट होगा, इस पे चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। राइट, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस पर अटैक करेगा, आपका अल्काइल ग्रुप पर, और इससे ज्वाइन हो जाएगा, और हैलोजन जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या बन जाएगा आपके पास, RNU प्लस X जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है बहुत सिंपल से बन जाती है, दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच अ न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल। यानी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है दूसरे न्यूक्लियोफाइल से क्या हो रहा है, रिप्लेस। दीज रिएक्शंस आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो जब बात हैलोएल्केन्स की जाएगी यहाँ पर, तो हैलोएल्केन्स जो है वो 2 टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। नंबर 1 इज SN1 रिएक्शन एंड द नंबर 2 इज SN2 रिएक्शंस। चलिए, ज़रूरी है कि देखो मैं आपको इन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूं, उससे पहले आपको ज़रूरी है इसके बारे में नॉलेज होना कि ये SN1 और SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं। जैसे हम इनको एक्सप्लेन कर देंगे तो इसके बाद आप इनके फर्दर एग्जांपल्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के वीडियोस में कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, SN1 और SN2, जहाँ पे SN वर्ड का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और 1 वर्ड जो है यहाँ पे उसको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे है आपका SN2 तो 2 के लिए हम यूज करेंगे बाई मोलिकुलर। क्या यूज करेंगे, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है,
तो हैलोएल्केन्स 2 टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं विच इज़ SN1 एंड SN2। ठीक है, तो पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन से करेंगे, SN1 रिएक्शन। चलिए देखिए क्या होती है आपकी SN1 रिएक्शंस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पर। चलिए फर्स्ट वन SN1। देखो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जो इसका आता है वो ये भी आता है SN1 और SN2 के बीच डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस आप सेल्फ कर पाएंगे जब आपको ये दोनों रिएक्शंस बहुत अच्छे से आ जाएंगी पहले। यानी कि ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि आपको SN1 और SN2 ऑन टिप्स हो जाए और उसके बाद आप इजीली इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क भी रहेगा बाद में। चलिए देखिए SN1 रिएक्शन जो है वो क्या है आपकी, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए इस रिएक्शन में होता क्या है वो देखिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में आपको लिखना है वो लिखते हैं साथ साथ, दिस रिएक्शन completed into 2 steps। ठीक है, ये जो रिएक्शन है आपकी SN1 ये आपके टोटल 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो देखिएगा फर्स्ट स्टेप क्या होता है। इन दिस स्टेप टर्सरी alkyl halide ionized to form carbocation as an intermediate। यानी जो आपके SN1 रिएक्शन है उसके फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड जो हमें लेना है उसे फर्दर आपको आयोनाइज करना है किसके अंदर, इंटरमीडिएट। यानी कि जैसे आप इसको आयनाइज करेंगे तो आपके पास में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कैसा होगा आपका कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब इस रिएक्शन में यहाँ पे एक बात सामने आती है कि इसमें हमने टर्सरी एल्काइल हैलाइड ही यूज़ क्यों किया है, जिसको मैं भी ये फर्दर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कुछ देर बाद ही। लेकिन उससे पहले रिएक्शन को देखिए कैसा होगा। आपको क्या लेना है, आपको लेना है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, यानी हैलोजन से अटैच कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है। इट मीन्स ये अपने पास क्या है 3 डिग्री और टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, थोड़ी बेसिक नॉलेज है आपके पास में, वो क्या देखिए, कोई भी रिएक्शन जो होती हैं वो आपकी 2 तरह से होती हैं। ठीक है, एक होती है आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो आपके सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती हैं जो आपकी 2 और मोर स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ अब थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। ऐसी रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए उन सबको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शंस। और वो रिएक्शंस जो आपकी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, 2 से मोर स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, उन रिएक्शंस को क्या कहेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये जो रिएक्शन है वो क्या है आपकी, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि आपकी 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। तो जब रिएक्शंस आपकी कॉम्प्लेक्स होती हैं तो उसमें देखो एक चीज़ देखना होता है कि उस रिएक्शन के अंदर आपका जो ऑर्डर है या फिर मॉलिक्यूलरिटी है ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करती है स्लोवेस्ट स्टेप पर। किस पर डिपेंड करती है, स्लोवर स्टेप पर। यानी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उन सभी स्टेप्स में से केवल और केवल रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल उस स्टेप पर डिपेंड करता है जो स्टेप आपका सबसे स्लोवर है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अपन किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन कर पाएंगे या आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक रूल है, आपको देखना होगा कि जब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है तो केवल आपको उसी स्टेप को चूज करना है जो सबसे स्लोवर स्टेप हो। यानी वही स्टेप क्या होगा आपका,
RDS स्टेप होगा, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर ये जो रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें लेना है टर्सरी एल्काइल हैलाइड, जिसे हमें करना क्या है, आयोनाइज करना है। क्या करना है, आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब हो गया कि इसे आयंस में डिसोशिएट करना है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन मतलब किसी भी स्पीसीज को आयंस में डिसोशिएट करना। और हमें नेचर इसका पता है कि जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका हैलोजन की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट, ड्यू टू इट्स हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन प्लस क्या रिलीज हो गया यहाँ से, X नेगेटिव, यानी कि हैलाइड आयन यहाँ से रिलीज हो जाता है। अब ये जो फर्स्ट स्टेप होता है आपका होता है स्लो। अब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हमेशा उस स्टेप को फाइंड आउट करते हैं जो स्टेप सबसे स्लो होता है, और वही स्टेप क्या होता है आपका RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, ध्यान से पढ़ें इसे, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से है इस चैप्टर की। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका RDS स्टेप, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चलिए, तो ये तो हो गया अपना स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, जहाँ पे टर्सरी एल्काइल हैलाइड क्या होगा आपका, आयोनाइज किसके अंदर, यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, यानी कि टर्सरी कार्बोकेटाइन। चलिए स्टेप नंबर 2 यानी कि सेकंड स्टेप क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन इंटरमीडिएट टू फॉर्म अल्कोहल। ठीक है, आपको अल्कोहल फॉर्म करने के लिए ऐसा न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा, यानी कि आपका OH, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट। ये जरूर से लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो एक काम कीजिए, फटाफट से इसको पोज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसे ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको बोर्ड पे। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा। करना क्या है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास क्या बना है, इंटरमीडिएट बना है। ठीक है, इसके ऊपर आपको अटैक किसका करवाना है, न्यूक्लियोफाइल का, जो कौन है आपका वाटर H2। ठीक है, सॉल्वेंट जो यूज करेंगे वो करेंगे आप कौन सा, प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपके पास आती है कि यहाँ पर हमने प्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों यूज किया है, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए किस तरह से। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप के अंदर इसे आयोनाइज करते हैं तो यहाँ से आपका कौन रिलीज हो गया है, हैलाइड आयन X नेगेटिव। ठीक है, इसके चारों तरफ वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने जो सॉल्वेंट यूज़ किया वो कौन सा किया है, वाटर मॉलिक्यूल यूज़ किया है, तो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इस हैलाइड के चारों तरफ आ जाते हैं। राइट, चलिए अब जैसे इस हैलाइड के चारों तरफ क्या आ गए वाटर मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा, ये ब्रेक होगा किसमें, H+ आयंस में, और O पे चार्ज क्या जाएगा आपका, नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, अब होगा क्या, इसके जो भी प्रोटॉन्स यहाँ से रिलीज होते हैं H+ आयन, वो तो इंटरेक्ट किससे कर जाते हैं, X नेगेटिव से, यानी कि हैलाइड से। ठीक है, और क्या बाहर निकल जाता है, HX, हाइड्रोजन हैलाइड, और रेस्ट OH नेगेटिव जो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा वो किस पे अटैक कर जाता है आपका, कार्बोकेटाइन पे, जो आपका एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था। इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, कार्बन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए, जैसे ये इसे लोन पेयर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, CH3OH। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये बिहेव कर रहा है एज एन वीकर न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हो मेरी बात को, वीकर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए
आपका यहाँ पे पहले ही क्या हो गया है, एक्स यानी हैलाइड जो है वो रिलीज हो चुका है। देखो जरूरी क्यों होता है ऐसा, वीकर न्यूक्लियोफाइल है तो इस पे इजीली अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि सामने क्या प्रेजेंट है आपका, हैलोजन। इसलिए ज़रूरी होता है कि हैलोजन पहले बाहर निकल जाए, उसके बाद में ये इस पे इजीली अटैक कर पाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि वीकर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास में क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में आपके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। दोनों के दोनों स्पीसीज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं, मानते हो इस बात को। इसके पास लोन पेयर है जबकि इसके पास नेगेटिव स्पीसीज या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। लेकिन दोनों में से कौन सा आपका वीकर है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल आपका वीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसी कार्बोकेटाइन को या इंटरमीडिएट को, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को। कभी कभी ये कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि ये न्यूक्लियोफाइल है कि बेस है, क्योंकि बेस भी कुछ इस तरह से ही काम करता है। समझ रहे हो मेरी बात को। कभी कभी ये कन्फ्यूजन होती है हमें कि KOH जैसे आपके पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कभी कभी बेस की तरह बिहेव करता है और कभी कभी आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कब तो आपका बिहेव करता है एज ए बेस और कब बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इसको देखें कि आपका OH नेगेटिव आयन जो है वो किसी भी अदर स्पीसीज से, जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे HCl है, तो अदर स्पीसीज में से अगर किसी प्रोटॉन पे अटैक करता है, किस पे अटैक करता हो, प्रोटॉन पे, यानी जब भी आपका OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड आयन किसी प्रोटॉन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और क्या रिलीज कर देता है, H2O मॉलिक्यूल, तो मीन्स ये बिहेव कर रहा है आपका एज ए बेस। और जब ये अटैक करता है किसी इंटरमीडिएट पर यानी कि कार्बोकेटाइन पे, तो ये बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बात ये आती है कि इन दोनों में से आपका स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और वीकर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आपकी कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन दे रही है, ये भी दे रही है, नो डाउट दोनों सेम वर्क कर रहे हैं अभी तो, यानी दोनों बिहेव कर रहे हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इस पे चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव, मानते हो इस बात को। लेकिन जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो ये क्या बन जाता है, न्यूट्रल। ठीक है, यानी इस पे चार्ज डेंसिटी अभी भी क्या है आपकी, मतलब न्यूट्रल हो गया है, उसके बाद भी आप कह सकते हैं कि इस पे चार्ज डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इट मीन्स आपका ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हुआ। ठीक है, तो समझिए कि वहाँ पर जो आपने H2 यूज़ किया वो कैसा है, आपका वीकर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस रिएक्शन में ये वेट करता है पहले कि आपका हैलोजन निकले, इसीलिए ये रिएक्शन आपकी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेप में आपका हैलोजन रिलीज हो जाता है, उसके बाद ये इस पे इजीली अटैक कर पाता है। क्यों, क्योंकि अगर ये फर्स्ट स्टेप में ही इस पर अटैक करता तो सामने क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों के बीच रिपल्सन होने की पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल और ये भी न्यूक्लियोफाइल, तो ये इस पे इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, मान लो। ठीक है, चलो देखिए ये बन गया आपके पास। अब क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आ चुका है, इसका मतलब ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। तो स्टेबल कैसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ से OH ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर जाएगा, ऑक्सीजन पर, और यहाँ से H+ आयन क्या हो जाएगा, रिलीज, और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा टर्सरी एल्कोहल। क्या बन जाएगा, टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी SN1 रिएक्शन। ठीक है, जिसके अंदर 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या लेते हैं, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, जिसको हम करते हैं आयोनाइज। ये स्टेप आपका स्लो होता है, ये स्टेप आपका फास्ट होता है। ठीक है, तो इस स्टेप में आपके पास क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन के फॉर्म में, जबकि सेकंड स्टेप में क्या होता है आपके पास में, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और क्या बनाता है, टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी SN1 रिएक्शन। अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए किस तरह से, फटाफट से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया आपने, चलो देखो बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको 1 बाय 1 नोट करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, दिस रिएक्शन
इज एन यूनिमोलिकुलर। सबसे पहला पॉइंट जिस रिएक्शन के बारे में आता है वो क्या आता है कि ये रिएक्शन जो है वो आपकी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। अब इसे क्यों कह रहे हैं यूनिमोलिकुलर, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर लास्ट 11th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, ठीक है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की कंसंट्रेशन में चेंज, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज जो है उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब आपकी प्रोसीड करती है तो उसमें प्रेजेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या चेंज आता है टाइम के साथ, उसे बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। मानते हो ये बात? ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या देखना है आपको कि इस रिएक्शन के अंदर आपके टोटल 2 स्टेप्स थे, मतलब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के अंदर आप क्या देखते हैं कि जो सबसे स्लोवर स्टेप है वो कौन सा है, तो स्लोवर स्टेप कौन सा आपका, ये वाला। इट मीन्स यहाँ पर आपको देखना है कि इस रिएक्शन के अंदर जो स्लोअर स्टेप है उसमें कितने रिएक्टेंट हैं। तो इस रिएक्शन में आपके पास केवल एक ही रिएक्टेंट है, कौन सा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, बेसिकली अब मैं आपसे कहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट हैं, एक ये वाला और एक आपका न्यूक्लियोफाइल। बट जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है वो किसके अंदर, आपका फास्ट स्टेप में, जबकि ये कौन से में, स्लोअर स्टेप में। और रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो होती है उसमें हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन स्लोअर स्टेप पे डिपेंड करती है कि उसमें कितने रिएक्टेंट हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने रिएक्टेंट हैं, 1 रिएक्टेंट है, जो कौन सा आपका CH3 का होल थ्राइस CX, यानी कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, कितना है आपके पास, 1। इट मीन्स यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन जो आपकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट CH3 का होल थ्राइस CX की पावर 1, यानी कि ये आपकी रिएक्शन हो गई यूनिमोलिक्यूलर। यूनिमोलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन में, या ये रिएक्शन जो है इसमें चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो केवल एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, जो कौन है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज यूनिमोलिक्यूलर। और हम कह सकते हैं इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हुई, फर्स्ट ऑर्डर की। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, ये सब आपका एक एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है। ठीक है, जो हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ, देखो कैसे। सपोज कीजिए अगर आपकी रिएक्शन जो है वो दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड पे भी और आपके न्यूक्लियोफाइल पर भी। ठीक है, जो आपका 1 and 1 है, तो उस केस में आपकी रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाता, सेकेंड ऑर्डर। लेकिन फिलहाल किस पे डिपेंड कर रही है, एक ही रिएक्टेंट पे, तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहला पॉइंट जिस रिएक्शन के बारे में हमारे पास आता है वो ये कि रिएक्शन आपकी यूनिमोलिकुलर है, जो फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको बताऊं कि अगर आपने पढ़ा कि SN1 रिएक्शन के अंदर जो आपका स्लोअर स्टेप है उसके अंदर केवल एक ही रिएक्टेंट, इसका मतलब रिएक्शन उसी पे डिपेंड करेगी। मतलब ये है कि अगर हम इस रिएक्शन में टर्सरी एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज करते हैं तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन में भी चेंज आएगा। बट न्यूक्लियोफाइल पे जब आपकी रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रही है, यानी कि इस स्टेप पे आपका डिपेंड ही नहीं कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे रिएक्शन की रेट डिपेंड नहीं कर रही है, हमें पता है, तो इट मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन में किसी भी तरह का चेंज किया जाए तब भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट का मीनिंग वहाँ पर ये है। यानी अगर आपसे किसी क्वेश्चन में कहा जाए, क्या कहा जाए कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ nucleophile in SN1 reaction doubled,
यानी न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को जस्ट डबल कर दिया जाए SN1 रिएक्शन में, तो बताइए इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? देन व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन बिकम? समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन क्या है? अगर आप SN1 रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हो, बढ़ा देते हो, तो उस केस में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो डबल हो जाएगी? इट बिकम्स 4 टाइम मल्टीप्लाई, इट बिकम्स हाफ, और नो एनी इफेक्ट। तो क्या होगा आंसर? नो इफेक्ट। आंसर क्या होगा आपका? नो इफेक्ट। मतलब ये कि SN1 रिएक्शन में हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन जो है उस पर आपके रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती है, क्योंकि ये आपका किस में आता है? फास्ट स्टेप के अंदर आता है या सेकंड स्टेप में है। जबकि हमें पता है कि SN1 रिएक्शन के अंदर जो स्टेप आपका स्लोअर है, यानी कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड जो है उसकी कंसंट्रेशन पे आपकी रिएक्शन डिपेंड करती है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल के प्लेस पे मैं कह देता कि यहाँ पे टर्सरी एल्काइल हैलाइड आपको लेना है और उसी कंसंट्रेशन में डबल कर दूँ, तो रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डबल्ड। यानी कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी, क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? तो ये था अपना सेकंड पॉइंट। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। समझ गए? चलिए नाउ थर्ड पॉइंट। देखिए, इस रिएक्शन के अंदर जो आपके पास में इंटरमीडिएट बना था, वो बना था आपका कार्बोकेटाइन। क्या बन रहा था? कार्बोकेटाइन। और सेकंड स्टेप जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? इसके ऊपर अटैक करता है कौन? न्यूक्लियोफाइल। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास इंटरमीडिएट बना है वो कैसा है? आपका प्लेनर है। ठीक है? इट मीन्स आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके इस साइड से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी इजीली अटैक कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? प्लेनर होने की वजह से यहाँ पर आपके दोनों साइड्स अवेलेबल हैं जहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। हम कहते हैं इट कैन अटैक फ्रॉम बैक साइड इवन, और इट कैन फ्रॉम अटैक फ्रंट साइड, यानी फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और रियर साइड से भी क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है? अगर ये इन केस आप कहें यहाँ पर, तो क्या कहेंगे? देखो कि जब आपका ये अटैक करता है फ्रॉम फ्रंट साइड, तो आपके पास में क्या बनता है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर अटैक कहाँ से होता है? फ्रॉम बैक साइड से, तो क्या बनता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, हालांकि जो ये अब मैं टॉपिक यहाँ से डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, ये आपका थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री से बिलोंग करता है। यानी कि थर्ड पॉइंट जो है वो एक तरह से क्या है? आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। ठीक है? तो मैं आपको यहाँ बताऊँ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। देखिए मतलब यहाँ पे देखो, आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक टाइप का नोमेनक्लेचर होता है आपका R&S। ठीक है? तो अगर आपका ये मान लीजिए, देखो लेकिन उसके लिए कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी होती है। वो कंडीशन क्या है? कि जो आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट बना हो वो हो आपका ऑप्टिकली एक्टिव। क्या हो? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब आपका कार्बन कैसा होगा? कायरल। कैसा होगा? कायरल। कायरल का मतलब क्या होता है? यानी किसी भी कार्बन पे अटैच चारों वैलेंसीज जो है वो कैसी हो? डिफरेंट हो। क्या हो? डिफरेंट। लेकिन जो इंटरमीडिएट हमने यहाँ पे लिया हुआ है उसमें तो आपकी 3 वैलेंसी पहले से ही क्या है? सिमिलर है। तो यहाँ पे चीज़ अप्लाई नहीं होगी। यानी कंडीशन ज़रूरी क्या होती है कि आपके पास में जो इंटरमीडिएट बना हुआ है वो आपका कैसा होना चाहिए? वो आपका होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव। यानी ये कार्बन जो है वो कैसा होना चाहिए? कायरल। यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो, और पहले से 3 वैलेंसी जो है ये सब क्या होनी चाहिए? आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए एक CH3 हो, एक C2H5 हो,
एक प्रोपाइल ग्रुप हो कोई भी, और एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ जाए, उस केस में आप क्या कहेंगे कि जब ये फ्रंट साइड से अटैक करता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन इसका पहले से है वो ही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रहने वाला है। समझिए, मैं आपको समझाता हूँ एक तरह से। ये सपोज कीजिए किसी कार्बन पे एक वैलेंसी जो है वो किस पे है, डेस्क पे, ठीक है। एक वैलेंसी जो है वो किस पे है आपकी, वेज पे, ठीक है। और एक वैलेंसी जो है वो किस पे है आपकी, मान लीजिए बॉन्ड लाइन पर है। सपोज कीजिए अपन ने क्या ले लिया यहाँ पे C3H7, या चलिए तीनों वैलेंसी आप सेम ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये ले लिया आपने, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास, कार्बोकेटाइन, इस पे अटैक किसका होना है, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। अगर अटैक कहाँ से होता है, फ्रंट साइड से, एक पॉसिबिलिटी ये है, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि अटैक कहाँ से हो, बैक साइड से या रियर साइड से। तो जब आपका अटैक फ्रंट साइड से होगा तो आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी यहाँ पर जो भी ग्रुप आपके अटैच हैं उनमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। इस तरफ है तो वो इस तरफ ही रहेंगे आपके मेंटेन, ठीक है। इसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन पहले है वो कॉन्फ़िगरेशन आपका मेंटेन रहे, उसे क्या कहेंगे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कहाँ से, बैक साइड से या रियर साइड से, तब आपके कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाएगा, चेंज। क्या आ जाएगा, चेंज। यानी ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, इन्वर्ट। सपोज अगर ये आपका R है तो ये क्या बन जाएगा, आपका S बन जाएगा। समझ रहे हो, जैसे मैंने आपको समझाया भी था पहले, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी, यानी अगर एक लेफ्ट हैंड साइड रोटेटर है तो एक आपका राइट हैंड साइड रोटेट करेगा, ठीक है। और अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन है, अगर अटैक कहाँ से होता है, फ्रंट साइड से, तो ये आपका R का R ही रहेगा, ठीक है। हालांकि ये R एंड S नोमेनक्लेचर जो है वो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में पहले आपको आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा अभी, फिर किसी क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा वीडियो लेक्चर में, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अगर R से इसका नोमेनक्लेचर चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, आपका S में। अभी के लिए समझ लीजिए कि आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उल्टा। तो इन्वर्ट होने के केस में से क्या बोल देंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ऐसे किसी भी रिएक्शन जिसके अंदर आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या फिर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दोनों का मिक्सचर बने, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रैसेमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे, रैसेमिक मिक्सचर। एक बार फिर समझा देता हूं मैं आपको। आपके पास जो यहाँ पे बनता है कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट SN1 रिएक्शन में, वो होता है आपका प्लेनर। इट मीन्स न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर सकता है दोनों साइड से, रियर साइड से भी और आपका फ्रंट साइड से भी। जब अटैक फ्रंट साइड से होता है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऑलरेडी जो नोमेनक्लेचर होता है उसमें किसी तरह का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आता, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जब अटैक कहाँ से होता है, बैक साइड से, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इन्वर्ट। उसे हम कहेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसके अंदर दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, दोनों का मिक्सचर बनता है, इसलिए हम कहेंगे दिस रिएक्शन इज प्रोसेड आउट एज अ रैसेमिक मिक्सचर। यानी इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो है उसमें क्या बनेगा, आपके पास रैसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि D प्लस एज वेल एज L, डेक्स्ट्रो प्लस लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो ये इसका थर्ड पॉइंट था। क्लियर है आपको, चलो देखो इसको फटाफट से। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन का, वो क्या है आपका, देखिए देखिए मैं आपको एक RBSC के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। वो था ये वाला, कार्बन यहाँ दिया हुआ है आपको CH3 CH3 CH3X, यहाँ आपको न्यूक्लियोफाइल गिवन था, यहाँ भी आपको न्यूक्लियोफाइल गिवन था। जो मैंने अभी बनाया सेम टू सेम वैसा ही है,
आपसे सिर्फ ये पूछा गया था क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क कि ये क्या है, तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में ये बताना था कि ये बिलोंग्स टू इन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी हाँ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कैसे है यहाँ पर आपका, और दिस वन इज बिलोंग टू रिटेंशन ऑफ, सॉरी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जबकि ये कैसा था आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया है, उल्टा हो गया है, ठीक है ना, रिवर्स हो गया है, जबकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपका कैसा कैसा है, रिटेन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे एग्जाम के अंदर। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं, जो क्या है आपका रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको बता देता हूं क्या क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि कब आपका कोई केमिकल रिएक्शन है SN1, उसके अंदर कौन सा पार्ट कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ SN1 जो होती है वो सीधे डिपेंड करती है किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पर। किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है इसकी कि जो भी आपका इंटरमीडिएट यहाँ बनता है SN1 रिएक्शन में, जितना स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा इस रिएक्शन के रिगार्डिंग आपका रिएक्टिव भी होगा। यानी सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन वो देगा जो आपका सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या देखेंगे अपन, इस रिएक्शन में यहाँ पे ये देखेंगे कि आपका, अब यहाँ पे आपका उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलने वाला है जिस क्वेश्चन के बारे में स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि इसमें हमने टर्सरी एल्काइल हैलाइड ही यूज क्यों किया है। देखिए एक आपके पास है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एक आपके पास है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अच्छा ये क्यों, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड क्यों कर रहा है यहाँ पर, उसका भी आंसर आपको मिल जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है SN1 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है या SN1 रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट स्टेप पे ही डिपेंड करता है, जो आपका कौन सा है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड था, यानी कि उसी की इंटरमीडिएट पे डिपेंड करेगा आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, कि कितना स्टेबल आपका इंटरमीडिएट बन जाता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्या है, CH3CH2X है और नेक्स्ट क्या है CH3X। चलिए आपको पता होगा कि जब हम इसको आयोनाइज करेंगे तो हमारे पास बनेगा कार्बोकैटायन जो कैसा होगा 3 डिग्री। इसको अगर आयोनाइज करते हैं तो हमारे पास में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन जो कौन सा होगा 2 डिग्री। इसको आयोनाइज करने पे कौन सा बनेगा 1 डिग्री, और इसको आयोनाइज करने पे भी कौन सा बनेगा 1 डिग्री, बट ये कौन सा है, मिथाइल है। तो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, आयोनाइज करने पर। अब आपके सामने बोर्ड पे सारे कार्बोकैटायंस बने हुए हैं, आप इजीली यहाँ पे देख पाएंगे कि सबसे मोर स्टेबल जो है वो कौन सा है आपका, ये वाला। चाहे तो आप इसे अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट देख सकते हैं +I यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, या फिर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से मोर इफेक्टिव जो इफेक्ट आपका है वो कौन सा है आपका, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हो गया सबसे मोर स्टेबल, तो ये सबसे मोर रिएक्टिव होगा। देन आपका 2 डिग्री, देन आपका 1 डिग्री, देन आपका मिथाइल कार्बोकैटायंस। यानी हम कह सकते हैं कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स जो होगा वो सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन देगा आपको, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले यूज़ किया था रिएक्शन के अंदर, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। 2 डिग्री भी दे देगा, लेकिन 1 डिग्री आपका बहुत कम रिएक्टिव होगा, तो ये SN1 रिएक्शन देगा नहीं। केवल कुछ कंडीशंस में ही ये SN1 रिएक्शन दे सकता है, अदरवाइज आपको नहीं देगा, ठीक है। ये 50-50 और ये आपको 100% क्या देगा, SN1 रिएक्शन। तो द ऑर्डर जो हो 3 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, 1 डिग्री एंड मिथाइल कार्बोकैटायंस, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद ये देखते हैं। चलिए अब आपको मैं 1-2 क्वेश्चंस करवा देता हूं उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के। चलो देखो, अच्छा एक क्वेश्चन है वो देख लीजिए फटाफट से। मान लीजिए आपके पास में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड यहाँ पे गिवन है,
और यहाँ पर भी आपको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही गिवन है, लेकिन हैलोजेंस जो है वो क्या है, डिफरेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब इस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन? क्यों? क्योंकि हमें पता है कार्बोकैटायन तो यहाँ भी 3 डिग्री बनेगा और यहाँ भी 3 डिग्री ही बनेगा। मतलब दोनों ही केस में आप क्या कह सकते हैं कि दोनों ही कार्बोकैटायंस के यहाँ आपके स्टेबल हैं। ठीक है, अब दोनों कार्बोकैटायन अगर आपके स्टेबल हैं तो इस केस में आप क्या कहेंगे कि कौन आपका मोर रिएक्टिव है? तो उस केस में आपको बता दूं, सबसे मोर रिएक्टिव कौन होता है आपका आयोडीन, देन आपका होगा ब्रोमीन, देन आपका होगा Cl एंड देन होगा आपका फ्लोरीन। बिकॉज हमें पता है अप से डाउन जब हम मूव करेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम, और वो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक। समझ रहे हो? मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ पर आपका जो हैलोजन है वो हैलोजन क्या है, लिविंग ग्रुप है। क्या है? लिविंग ग्रुप, जो कि रिप्लेस होना है किसके साथ, दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ। लेकिन SN1 रिएक्शन में ये पहले क्या होता है, रिलीज होता है, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है दोनों में से, आपका Br, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है, मोर है। बॉन्ड लेंथ बिकॉज वी नो दैट कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोर रिएक्टिव कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, उसमें आपको बताना है कि कौन मोर रिएक्टिव होगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर Cl और एक है आपका 3 डिग्री, या मान लीजिए चलो मैं आपको 2 डिग्री देता हूँ, और यहाँ पे हैलोजन भी कैसा है, मान लीजिए आपके सिमिलर है। चलो बताओ कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। हमें क्या देखना है, हमें पकड़ना है बेटा लॉजिक। लॉजिक जो मैंने आपको दिया है, कंसेप्ट जो दिया है वो क्या दिया है आपको, तो ये देखना है कि कौन सा दोनों में से कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है। देखेंगे ब्रेक किया, चार्ज क्या आया, पॉजिटिव, इसको ब्रेक किया, चार्ज क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है, यानी दोनों में आपके इंटरमीडिएट हमने बना दिए। इंटरमीडिएट बनने के बाद हमें क्या चेक करना है, चेक ये करना है कि दोनों में से आपका कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो ये तो हुआ 2 डिग्री, राइट। ठीक है, मैंने कहा था 3 डिग्री सबसे मोर रिएक्टिव है देन 2 डिग्री आपका, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल किससे हो जाएगा, रेजोनेंस से। किससे हो जाएगा, रेजोनेंस से, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे जो हैलो एल्केन आपको दिया गया है वो कैसा है, एलाइलिक। कैसा है, एलाइलिक है। समझ गए मेरी बात को? तो इसलिए आपका ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव, बिकॉज यहाँ पे ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री के कंपैरिजन में क्या है, मोर स्टेबल। चलो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एलाइलिक से मोर स्टेबल कौन होता है आपका, 3 डिग्री हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से। यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 10 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 3, 3, 6 एंड 9 हाइड्रोजन की वजह से। ठीक है, जो अल्फा हाइड्रोजन आपके, तो आपका 3 डिग्री सबसे मोर रिएक्टिव है, देन आपका एलाइलिक है, एंड देन आपका 2 डिग्री है। समझ गए आप? आपको हमेशा ये देखना है कि विच इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, वही इंटरमीडिएट आपका सबसे मोर रिएक्टिव भी होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक ऑर्डर दे देता हूँ, जिस ऑर्डर को यूज करना है आपको, या एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। चलो, अरेंज द फॉलोइंग इन increasing order of reactivity towards SN1। चलिए यहाँ पे दे दिया मैंने आपको बेंजाइलिक हैलोएल्कीन, यहाँ दिया मैंने आपको 3 डिग्री हैलोएल्कीन, यहाँ पे दिया मैंने आपको अगेन बेंजाइलिक हैलोएल्कीन, लेकिन ये साथ में 2 डिग्री भी है, और यहाँ दिया मैंने आपको, सपोज कीजिए 2 डिग्री हैलोएल्कीन। तो इन चारों में आपका सबसे मोर रिएक्टिव कौन होगा, देखना क्या है, ब्रेक किया, पॉजिटिव चार्ज, ब्रेक किया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दिख रहा होगा आपको कि सबसे मोर स्टेबल तो आपका कौन होगा यहाँ पर,
ये भी हो सकता है 3 डिग्री और ये भी, क्योंकि ये आपका 2 डिग्री भी है एज वेल एज बेंजाइलिक भी है। बेंजाइलिक मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका स्टेबल हो सकता है थ्रू रेजोनेंस एज वेल हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी दोनों यहाँ पे लग रहे हैं इफेक्ट। इसका मतलब सबसे मोर स्टेबल कौन होगा आपका? सी। तो सी ही आपका सबसे मोर रिएक्टिव भी होगा, देन आपका होगा बी, देन आपका होगा ए, देन आपका होगा डी। तो नोट कर लीजिएगा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? 2 डिग्री विथ बेंजाइलिक, देन आपका 3 डिग्री, देन बेंजाइलिक। ये नोट कर लीजिएगा कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका मोर स्टेबल है किससे? बेंजाइलिक से। ठीक है, समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं एलाइलिक और बेंजाइलिक को कंपेयर करूं, यहाँ पे किसको? एलाइलिक और बेंजाइलिक को, तो आपका मोर स्टेबल कौन होगा? बेंजाइलिक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस। रेजोनेंस वहाँ भी हो रहा है, लेकिन वहाँ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? लेस एज कंपेयर टू दिस वन। तो नोट कीजिए पहले बेंजाइलिक 2 डिग्री, और अगर यहाँ पे 3 डिग्री हुआ तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, पता ही आपको, क्योंकि 3 डिग्री तो होता ही सबसे मोर स्टेबल है। ठीक है, साथ में बेंजाइलिक मिल जाए तो कहना ही क्या है। ठीक है, तो सबसे मोर स्टेबल बेंजाइलिक विद 2 डिग्री, पहले 3 डिग्री कर लीजिए, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर 2 डिग्री एंड फिर 1 डिग्री एंड देन मिथाइल। ठीक है, तो ये सब होंगे आपके रिएक्टिविटी ऑर्डर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अपनी जो SN1 रिएक्शन है वो हो जाती है कंप्लीट। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऑरली अपन। क्या थी रिएक्शन? इस रिएक्शन में टर्सरी एल्काइल हैलाइड जो था उसका सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में टर्सरी एल्काइल हैलाइड को हमें आयोनाइज करना होता है, जिससे हमारे पास क्या बनता है? इंटरमीडिएट। 2 स्टेप पे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इट मीन्स ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स टाइप की है, यानी यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? उस रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी या उन रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगी जो आपके स्लोअर स्टेप के होते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप कैसा? आपका फर्स्ट स्टेप है, जहाँ पे आपका इंटरमीडिएट पे कौन अटैक करता है? एक वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, जो आपका प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। ठीक है ना, तो इससे आपके पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा सेकेंड स्टेप में। ठीक है, अगर बात करें SN1 रिएक्शन की, तो इसके अंदर आपका स्लोअर स्टेप कौन सा है? फर्स्ट वाला, जिसमें केवल आपने एक ही रिएक्टेंट यूज़ किया है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल और केवल आपके टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स पे ही डिपेंड करेगी। इट मीन्स रिएक्शन कैसी हुई? आपकी फर्स्ट ऑर्डर की हुई, या यू कैन से कि रिएक्शन क्या है? आपकी यूनिमोलिकुलर है। ठीक है, यूनिमोलिकुलर, रेट ऑफ रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अभी अपने जो केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास में, उसमें भी पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है, डिटेल के अंदर। उसके बाद बात करें तो SN1 के अंदर हमने पढ़ा कि SN1 रिएक्शन अकम्पनीड बाय रियासेमिक मिक्सचर, यानी इसके अंदर आपका रियर और फ्रंट दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है, क्योंकि ये एक प्लेनर स्पीसीज है। दैट्स वाई यहाँ पर रिटेंशन प्लस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन दोनों का मिक्सचर बनता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? रियासेमिक मिक्सचर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ SN1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के। जो इंटरमीडिएट जितना स्टेबल बनेगा वो उतना ही क्या होगा? रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। बताया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन जो है लगभग शायद मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। बस मैंने आपको बताया कि SN1 रिएक्शन के अंदर आपका न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन पे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है। हाँ, एक और पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि SN1 रिएक्शन जो है वो आपकी एक्सोथर्मिक है। क्यों है एक्सोथर्मिक? बता देता हूँ आपको। इस रिएक्शन के अंदर जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो कौन सा होता है? CCl बॉन्ड या कार्बन हैलोजन बॉन्ड, और जो बनता है बॉन्ड वो कौन सा बन रहा है आपके पास? C बॉन्ड O। ठीक है, चलिए, जब भी आपके पास बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो तो आपको पता हो एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज। और जब आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ती है? प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों बॉन्ड्स में से मोर स्टेबल कौन सा है? तो स्टेबल बॉन्ड कौन सा आपका? C बॉन्ड O ज़्यादा आपका स्टेबल है। इट मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है बजाय हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मीन्स ओवरऑल रिएक्शन में आपको क्या कहेंगे कि डेल H जो है वो लेस देन 0 है। तो इस केस में कह सकते हैं कि दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है। तो SN1 रिएक्शन जो है वो कैसी होगी आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्शन के अंदर क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है एज कम्पेयर टू इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका इस लेक्चर में SN1 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा आप अपनी NCERT के टेक्स्ट बुक में जा कर के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं SN1 के। हालांकि मैंने जो क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको, उन क्वेश्चंस को देखते हुए NCERT में जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चन काफ़ी इजी रहेंगे आप लोगों के लिए, तो उन्हें आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर्स पर। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन हमारी रह गई है, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और उसे कंप्लीट करने के साथ ही आपको उन दोनों के बीच डिफरेंस कर लेने हैं। ठीक है, थैंक यू।